वियतनाम में, वो प्रोफेसर है मेडिकल कॉलेज में। तो वो जब पढ़ाते हैं तो किस तरह से पढ़ाते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा एक नमूना दिखाना चाहता हूँ, तो आपको सब बात समझ आ जाएगी। वो मेडिकल कॉलेज में जो पढ़ाते हैं कुछ ऐसे पढ़ाते हैं कि ब्लड प्रेशर की एक दवाई है एंड द बेस्ट मेडिसिन इज डाययूरेटिक, वो जो आपको पेशेंट को देना है। ये मेडिकल कॉलेज की क्लास मान लीजिए आप, 2 मिनट की क्लास, राइट। एंड क्लास कुछ ऐसे शुरू होती है कि आज हम पढ़ाने वाले हैं अबाउट द ब्लड प्रेशर मेडिसिन एंड वन ऑफ द मेडिसिन विच कैन हेल्प यू टू रिड्यूस द ब्लड प्रेशर दैट इज डाययूरेटिक। लेकिन जब आप डाययूरेटिक देंगे तो उसके कुछ साइड इफेक्ट तो होंगे ही। साइड इफेक्ट होगा, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है, इंपोर्टेंसी हो सकती है, एबनॉर्मल रिदम हो सकता है, पैल्पिटेशन हो सकता है, नॉजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, हेडेक हो सकती है, डिजीनेस हो सकती है। लेकिन इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर ऐसा कोई आता है पेशेंट बोल के कि मुझे तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन इंपोर्टेंसी होगी, उसकी भी दवाई है हमारे पास एंड दैट इज हम उसको वियाग्रा दे देंगे। लेकिन वियाग्रा अगर देंगे तो उसका भी साइड इफेक्ट है, हेडेक हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है, रनिंग नोज हो सकता है, इंडाइजेशन हो सकता है। लेकिन चिंता करने की बात नहीं, इसकी भी दवाई हमारे पास है और हम उसको हेडेक का पैरासीटामोल दे देंगे। लेकिन पैरासीटामोल अगर देंगे तो हो सकता है उसकी भी दिक्कत, साइड इफेक्ट तो कुछ होंगे ही, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, एलर्जी हो सकता है, रिएक्शन हो सकता है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, उसकी भी हमारे पास दवाई है ज़ेंटेक, हम ज़ेंटेक दे देंगे। लेकिन ज़ेंटेक देंगे तो उसकी भी कुछ साइड इफेक्ट तो होगा ही और वो पेशेंट दोबारा से वापस आएगा, बोलेगा मुझे इंसोम्निया हो गया, नॉजिया हो गया, डायरिया हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया। लेकिन डोंट वरी, उसकी भी दवाई हमारे पास है और वो दवाई हम उनको दे देंगे। तो इस तरह से आप समझिए कि कैसे खेल आगे चलता रहता है और चलता रहता है, चलता रहता है। तो बोलने का मतलब ये है कि आप एक चक्रों में फंसते जाते हैं, फंसते जाते हैं, फंसते जाते हैं, राइट। सो यू स्टार्ट विद 1, राइट। बीपी, सबसे पहले तो बीपी मेरा जो है इस वक्त, क्या वो बीपी कुछ हमें मैनेज करना है? ब्लड प्रेशर, राइट, इज इट ए डिजीज, इज इट ए नंबर, राइट। वो आपको कोई तकलीफ दे रही है, आपको कोई बॉडी के अंदर से भूत आके बोल रहा है आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, आप एक्चुअली मेजर कर रहे हैं, फिर एक आंकड़ा आ रहा है, वो आंकड़े से आप सेटिस्फाइड नहीं है, आपको लग रहा है ये आंकड़ा ज्यादा है, आपको लग रहा है, बस किसी ने बताया, आपको लगा, तो क्या करना पड़ेगा? इस आंकड़े को घटाना पड़ेगा। अब घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा ना। अब जब कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा, खेल तो शुरू हो ही गया ना। अब तो 1 साल बाद, 2 साल बाद जब मिलेंगे तो ही इज विद द कलेक्शन ऑफ मेडिसिन। हाउ टू नो, कैसे डिसाइड करेंगे मेरे बॉडी में इस वक्त जो ब्लड प्रेशर है वो मेरे बॉडी के लिए ठीक है कि नहीं? हाउ, कैसे पता चलेगा, कौन बताएगा? ये 2 बातें हैं। तो कौन बताएगा और कैसे पता चलेगा, इसके लिए कुछ दुनिया के संस्था है जो ये ठेकेदार बोल सकते हैं कि हम बताएंगे। लेकिन ये संस्थाओं के मैंने लिस्ट कर लिया। WHO है, ये बोल रहे हैं 120/80 से ऊपर हो तो दवाई लो। NIH है, जहाँ यूरोपियन गाइडलाइन बोलती है 140/90, कॉकरेन बोलता है 160/100, जॉइंट नेशनल कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि 150/90, इससे ज़्यादा कम हो तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन हर एक की गाइडलाइन अलग अलग है। तो आप किसको मानेंगे? आप अपनी बॉडी को मानेंगे, अपनी बॉडी की आवाज़ सुनेंगे, इनको नहीं मानेंगे, राइट। सो लेकिन अपनी बॉडी की आवाज़ कैसे सुनेंगे? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये जो आंकड़ा है, इसमें अगर आप पड़ गए, हम पेशेंट को ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर बोलेगा कि मैं अपने आप को ठीक तभी मानूंगा जब मेरा ब्लड प्रेशर 120/80 है, तब वो दिखा दो आप मुझे, राइट। तो मैं आपको या कोई भी आपको ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि वो आंकड़ा वहां पहुंचा तो देंगे किसी न किसी दवाई से, लेकिन क्या रियल में वो ठीक हो रहे हैं? आपकी तकलीफें और बढ़ जाएंगी। किस तरह से बढ़ जाएगी, मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया, राइट। तो आंकड़े को अगर आप चेस करेंगे तो ठीक होना मुश्किल है, क्योंकि जो आंकड़ा आया है ये अपने आप में ही क्वेश्चनेबल आंकड़ा है और ये वैरायटी ऑफ आंकड़ा है, कोई एक आंकड़ा नहीं, एक कंसिस्टेंस है नहीं, और ये भी बदलता रहता है, हमेशा बदलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोलेस्ट्रॉल की बात करें, 1978 में जो हैरिसन प्रिंसिपल ऑफ इंटरनल मेडिसिन जो बाइबल माना जाता है उसको पढ़ेंगे तो उसमें है कि हाई कोलेस्ट्रॉल किसे बोलेंगे? जिसका 300 से ऊपर कोलेस्ट्रॉल है, टोटल कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल बोल देंगे उसको। यानी कि 300 से ऊपर वाले जो लोग हैं उन्हें ही हम बोलेंगे कि आप दवाई लो। 1998 में ये खत्म हो गया, 300 से 250, 240 हो गया, यानी कि 240 से ऊपर वाले लोग एबनॉर्मल हो गए। 1998 के बाद 200 हो गया, यानी कि 200 से ऊपर वाले लोग अब बीमार माने जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल माना जाएगा। तो ये आंकड़ा आप देखिए स्क्वीज होता जा रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जैसे जैसे कम होता जाएगा क्या हो जाएगा? मोर पीपल विल बी ऑन मेडिकेशन। तो बीमारी यहाँ से शुरू हुई है। बीमारी यहाँ से शुरू हुई कि पहले हमने अपने आप को माना कि मैं बीमार हूं, और वो किसी तकलीफ की वजह से नहीं, वो एक नंबर की वजह से। और वो नंबर वो जहां से आया है वो भी एक क्वेश्चनेबल है, क्योंकि वो बदलता जा रहा है बार बार, और बदल नहीं रहा है, वो स्क्वीज होता जा रहा है। और वो सिर्फ कोलेस्ट्रॉल की बात नहीं कर रहे हैं, वो
अगर थायराइड की बात करेंगे, 2003 से पहले थायराइड के जो पैरामीटर थे अप टू 6 से ऊपर होगा तो उसे एबनॉर्मल बोल देंगे, वो थायराइड की गोली पे आ जाएगा। लेकिन अब जो है 3 से ऊपर होगा तो वो भी एबनॉर्मल हो जाएगा। फिर मैं बोल रहा हूं कि अगर आप नंबर्स के चक्कर में पड़ेंगे, नंबर्स आर चेंजिंग एवरी डे और वो स्क्वीज होता जा रहा है। मैंने 2-4 एग्जाम्पल दिखाए, हर बीमारी का ऐसा ही है, हड्डियों की बीमारी का भी ऐसे ही है, कैंसर का भी ऐसा ही है। तो आप जंजाल से बाहर निकल नहीं सकते। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि पहला नियम ये है कि आप टेस्ट कैन नॉट बी योर पैरामीटर, क्योंकि टेस्ट में क्या क्या फ्लॉ है मैंने आपको बता दिया, विच कैन बी एक्सपेरिमेंटेड, राइट। वो एक्सपेरिमेंट करके वो आधार नहीं हो सकता, वो रेफरेंस पॉइंट नहीं हो सकता डिसाइड करने की आप बीमार है कि नहीं है। रेफरेंस पॉइंट क्या होगा फिर? रेफरेंस पॉइंट सिर्फ एक ही है कि आप फिजिकली आपको कोई सिम्टम है, कोई दिक्कत है या नहीं है। अगर तो कोई भी दिक्कत है तो आप बीमार हैं, उसको कैसे ठीक करना है अब उस पर चलते हैं। सो द फर्स्ट रूल जहां पे हम खत्म होते हैं यहां पे कि नेवर पोल्यूट योर ब्लड, अपने खून को पोल्यूट नहीं करना है विद एनी ड्रग्स, राइट। इफ डू इट तो उस ड्रग को के साइड इफेक्ट को ठीक करने के लिए एक और दवाई, और जो लोग लगातार ऑलरेडी दवाई ले रहे हैं तो वो एब्रप्टली वो छोड़ नहीं सकते, बिकॉज द बॉडी गॉट एडिक्टेड टू इट। इसलिए नहीं कि वो फायदा कर रहा है आपको, इसलिए कि आपकी एडिक्शन हो गई है, एडिक्टेड चीजों को एकदम से छोड़ी नहीं जाती, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मेरा मन किया, मैंने सहारा ले लिया और काफी समय सहारा ले लिया, अब अचानक कोई इस सहारे को खींच लेगा तो मैं गिर जाऊंगा। वो पहले मुझे बताएगा मैं खींचने वाला हूँ, अलर्ट करेगा, मैं अपने आप को संभालूंगा, अब बोलूंगा इसको ले जाओ। तो पहले आपको इस बॉडी को इस लायक बनाना पड़ेगा कि बॉडी उस एडिक्शन से बाहर निकल पाए। फिर धीरे धीरे दवाइयों को टेपर डाउन करते हैं, ड्रग टेपरिंग करते हैं, जिसमें आप अपने जो लोकल डॉक्टर्स हैं उनकी सहायता ले सकते हैं। कैसे लेना है और क्या करना है उस पर हम आते हैं। सो ये सब समझने के लिए आपको बॉडी में जब कुछ भी खाते हैं किस तरह से काम करता है उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देखना पड़ेगा। कोई भी खाना खाते हैं तो बॉडी में कैसे काम करता है। देखिए चलते हैं 1922, ये सारा जो मामला शुरू हुआ था ये एक पेपर है, इस पेपर से शुरू हुआ था। ये पेपर एक रिसर्च पेपर है जिससे सारा मामला शुरू हुआ, जिसमें ये पाया गया कि विटामिन ई जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल पाया जाता है उसमें बहुत सारी बेनिफिट्स हैं, हेल्थ बेनिफिट है। क्यों? क्योंकि ये देखा गया है कि जिन लोगों ने विटामिन ई लिया है, जिनके बॉडी में विटामिन ई ज्यादा है उनमें हार्ट डिजीज कम है, विटामिन ई ज्यादा तो हार्ट डिजीज कम। अब इस बात को अगर तुम उल्टा पकड़ लें कि अगर मुझे अपनी हार्ट डिजीज कम करना हो तो क्या करना पड़ेगा, मेरे बॉडी में विटामिन ई ज्यादा करना पड़ेगा, राइट। फिर चाहे वो कैसे भी कर दो। अब कहां पे रोल आ गया? सप्लीमेंट का। ये देखा गया है कि जिन लोगों की उम्र ज्यादा होती है या जिन लोगों की, इसको ऐसे, जिन लोगों की उम्र कम होती है उनके बाल अक्सर काले होते हैं। इसका मतलब क्या ये है कि अगर आपको उम्र कम करनी हो अपनी तो बाल काले कर लो। समझने वाली बात है, राइट। समझ रहे हैं, समझ पा रहे हैं ना थोड़ा? हाँ। तो ये देखा गया पूरी दुनिया में कि जो लोगों के बॉडी में विटामिन ई कंपैरेटिवली ज्यादा है दे हैव लेसर हार्ट डिजीज। तो इसका कंक्लूजन निकाल दिया कि अगर आपको हार्ट डिजीज है और ठीक करना चाहते हैं तो क्या करो, विटामिन ई को बढ़ाओ। कैसे? कैप्सूल से, सप्लीमेंट से। अब जब दुनिया के लोगों ने ऐसा करना शुरू कर दिया तो देखा गया अल्टीमेटली कि सप्लीमेंट से अगर विटामिन ई बढ़ाएंगे दैट इंक्रीज द हार्ट डिजीज। इस बात को समझिए, सेंटर में जो मिनरल है वो एक ही है, विटामिन ई, एग्जाम्पल के तौर पे। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि वो बॉडी में बढ़ाना है घटाना, इंपॉर्टेंट है कि वो बढ़ाने का तरीका कौन सा है, राइट। अगर विटामिन ई आपके बॉडी में बढ़ता है बट राइट फ्रॉम द वेजिटेबल्स, वो हार्ट डिजीज को घटाता है, और अगर वो सप्लीमेंट से है वो हार्ट डिजीज को बढ़ाता है। इसका कंक्लूजन ये है। क्या ये कंक्लूजन ओनली विटामिन ई के लिए है? यही वाली चीज हमने सबने नोटिस किया एंड दे फाउंड दिस इज नॉट जस्ट फॉर विटामिन ई, इट इज फॉर ऑल काइंड ऑफ सप्लीमेंटेशन। ऑल काइंड ऑफ ए है, सी है, राइट। हर तरह के बीटा कैरोटीन फ्रॉम द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ब्लॉक द कैंसर ग्रोथ, बट बीटा कैरोटीन फ्रॉम सप्लीमेंट इंक्रीजेस द कैंसर डेथ बाय 46%। समझने वाली बात यह है कि ये करेक्ट है कि हमारे बॉडी में मिनरल्स एंड विटामिन होने चाहिए, बट सोर्स क्या है? इफ इट इज नेचुरल सोर्स तो वो बीमारी को ब्लॉक करेगी, अगर वही आर्टिफिशियल सोर्स है तो उसी बीमारी को कंट्रीब्यूट करेगी बढ़ाने में। सो दैट इज द मेन थिंग, राइट। सिर्फ इतना बता के छोड़ दें हम कि विटामिन ई ज्यादा तो हार्ट डिजीज कम, सो दैट इज इनकम्प्लीट नॉलेज।
विटामिन ई ज्यादा कहां से, सोर्स, दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। अच्छा, क्यों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो, इस बात को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कार है आपके पास, कार एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, तो इसमें कौन सा वाला कार का ऑर्गन है, पुर्जा है, जो मदद करता है आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, कौन सा वाला? विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट? इंजन। इंजन ले जाता है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, कार के इंजन को उठाता हूं, बाहर रख देता हूं, उसके ऊपर बैठ जाता हूं, क्या वो ले जाएगा आपको? नहीं ले जाएगा। आप बोलेंगे नहीं 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 टायर, ठीक है, कार के मैं टायर को उठाता हूं, बाहर रख देता हूं, उसके ऊपर बैठ जाता हूं, क्या आप ले जाएगा? इंजन भी इंजन तब है जब आपको कंट्रीब्यूट करेगा, जब वो एक पूरे होल का पार्ट होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, ओनली देन इट वर्क्स। हाँ, इंजन है रिस्पॉन्सिबल, लेकिन कब? जब इंजन को सपोर्ट करने के लिए टायर भी है, स्टीयरिंग भी है, सीट भी है, तभी इंजन वो अपना इंजन वाला काम कर सकता है। ठीक इसी तरह से आप जब कोई भी फल और सब्जी लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एप्पल लिया, एप्पल के अंदर इस वक्त देयर आर 50 डिफरेंट काइंड ऑफ मिनरल्स, राइट, विटामिन 50 तरह के हैं। इनमें से हो सकता है विटामिन ई जो अच्छा है फॉर हार्ट डिजीज, बट उस विटामिन ई को निकाल लेंगे, अब उसको खा लेंगे, तो क्या वो काम करेगा? तो इसका जवाब यही है कि इंजन को निकाल लिया, अब उसके ऊपर बैठ जाएंगे तो ये काम करेगा? द आंसर इज नो, राइट। तो जब भी कोई चीज होल में होती है तो उसके अंदर के जो इंग्रेडिएंट है एक दूसरे के सपोर्ट से गाड़ी आगे बढ़ाती है। तो द थिंग्स विच आर इन होल ओनली देन इट कैन हेल्प। तो अब हमारा सवाल है कि जब भी हमें कोई तकलीफ हो तो हम कैसे चूज करें कि हमें करना क्या है, कौन सी पद्धति में जाना है। देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमें वो पद्धति लेनी चाहिए या लेना चाहते होंगे जो एकदम से फास्ट तरीके से ठीक है, फास्टेस्ट टू क्योर, दैट इज द फर्स्ट। मैं अगर कभी मुझे कोई तकलीफ हो जाए तो मेरा क्राइटेरिया है कि मैं वो मेथड लूंगा जो सबसे तेजी से मुझे ठीक कर दे। मेरा गोल ये है, टाइम ना लगाए, राइट, सबका गोल यही है, राइट। दूसरा कि एक साथ कितने सारे हेल्थ प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, और तीसरा क्या वो परमानेंटली सॉल्व करेगा लॉन्ग टर्म में। तो मैं वही पद्धति को लूंगा जो फास्टेस्ट हो, सेफेस्ट हो, मल्टीपल प्रॉब्लम को एक साथ एड्रेस करे एंड लॉन्ग लास्टिंग। इसमें जो भी खरा उतरेगा मैं उसको लूंगा। ये एक लॉजिकल बात है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे किसी को बॉल कैच करना आता है? आप में से कोई हु कैन कैच द बॉल? आप श्योर? आप चलिए, अब आपको मैंने दिया, एक बार और ट्राई करते हैं। ये मैंने गलत फेंका था, हाँ, लेट मी ट्राई। अच्छा, तो इन्होंने कैच नहीं कर पाए, तो मैं बोलूंगा इनको कि आप कैच नहीं कर पाए क्योंकि इस बॉल की जो एक्सेलरेशन थी, इसका वेट था, लॉ ऑफ ग्रेविटी काम कर रहा था, इसकी वेलोसिटी थी, इनकी समझ नहीं, आपको इसलिए कैच नहीं कर पाए। क्या ये करेक्ट है? जो कैच कर लेते हैं कि उनको पता होता है कि किस एक्सेलरेशन से आ रहा है, कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, कितना वेट है, कितना लॉ ऑफ ग्रेविटी काम कर रहा है, और वो सारा कैलकुलेट करते हुए जब आप पकड़ेंगे तो ही कैच कर पाएंगे। इज दैट? तो इसके कैच करने या नहीं करने से इसका वेट कितना है, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, वो फिजिक्स कितना काम कर रहा है, इट इज हैविंग नथिंग टू डू विद इट, राइट। ठीक उसी तरह से आपके बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स हैं, वो कैसे काम करते हैं, वो ऑर्गन का नाम क्या है, उसके अंदर सब ऑर्गन कौन से हैं, कितने वेसल्स हैं, राइट, वो सारी चीज आपको, आपके उनके नाम पता हो तो आप उसको ठीक कर पाएंगे, राइट। तो ये कुछ ऐसा ही होगा। मान लो आप स्विमिंग सीखना चाहते हैं, एक आदिवासी है जो बड़ा अच्छा स्विमिंग करता है समुद्र में, दूसरी तरफ एक और फिजिक्स का एक्सपर्ट है, पीएचडी है, वो H2O बता सकता है, पानी का कितना लेवल है वो बता सकता है, पानी में कितने प्रकार होते हैं बता सकता है, राइट, कैसे केमिकल रिएक्ट होता है बता सकता है, बट दैट डज नॉट क्वालिफाई कि वो स्विमिंग भी अच्छा कर लेगा, राइट। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जब हम चूज करते हैं किसी पद्धति को तो हमारा प्राइम गोल क्या अचीव हो रहा है, व्हाट इज आवर प्राइम गोल, राइट, वो अचीव करना है। तो यहाँ पे प्राइम गोल इज वेरी क्लियर, हाउ क्विकली वी कैन डू इट। तो अब आ जाते हैं, दो ही बातें हैं जिससे चीजों को ठीक कर, आई एम सिंप्लीफाइंग इट। हम दोबारा आ जाते हैं, इसका नाम क्या था, बिंदु, राइट। इस बिंदु पे आ जाते हैं बैक कि जब भी कभी कोई दिक्कत हो तो दो ही चीज है, राइट, जिससे दिक्कत ठीक हो सकती है, डिवाइड
एज्यूमिंग कि ब्लड को ठीक करना है हमें, एज्यूमिंग, राइट। ब्लड प्यूरिफिकेशन एंड ब्लड रीडिस्ट्रीब्यूशन। मान लो मेरा बॉडी में शुगर की मात्रा ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है वो नहीं पता, अगर ज़्यादा है उससे तकलीफ हो रही है, मुझे बहुत कमज़ोरी लग रही है, बड़ा टायरसम लग रहा है, मैं यूरिनरी इन्फेक्शन हो रहा है, तो एज्यूम कर लो गड़बड़ है। तो अब क्या है कि ब्लड में जो गड़बड़ है, एक्सेस शुगर कितना मुझे पता नहीं, लेकिन अगर कुछ है एक्सेस एक्स्ट्रा शुगर है या क्रिएटिनिन है या यूरिक एसिड है या यूरिया है, वी डू नॉट नो, गेस कर रहे हैं, लेकिन जो भी कुछ है एक्स्ट्रा वो ब्लड से निकालना है और बॉडी से भी निकालना है। इफ आई कैन डू इट, राइट, अगर वो कर पाता हूं तो बीमारी चली जाएगी, राइट। प्यूरिफिकेशन ऑफ द ब्लड, दैट इज द फर्स्ट थिंग। और दूसरा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्लड। रीडिस्ट्रीब्यूशन कब? जैसे मान लो जो किडनी फेलियर के पेशेंट है, किडनी फेलियर के पेशेंट को क्या होता है, उनका यूरिन आउटपुट खत्म हो जाता है, अब पेशाब ही नहीं आ रहा। अब पेशाब नहीं आ रहा या बहुत कम आ रहा है तो क्या होगा, जो पेशाब निकलना था वो बॉडी में ही जम रहा है, और वो बॉडी में जम रहा है, वो पैरों में जम रहा है, हाथों में जम रहा है, लंग और लंग में जो उसका वो फ्लूइड डिपॉजिट हो रहा है। अब लंग्स में फ्लूइड डिपॉजिट होगा तो लंग्स भी कम काम करेंगे, पैर में फ्लूइड डिपॉजिट होगा तो पैर में दिक्कत आएगी, सूजन आएगी। तो अब इसको ठीक कैसे करें? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि किडनी उसकी काम नहीं कर रही, फॉर एग्जाम्पल, या बॉडी का कोई ना कोई मेजर ऑर्गन काम नहीं कर रहा। हमें नहीं पता किडनी काम नहीं कर रही, या लिवर काम नहीं कर रहा, या हार्ट काम नहीं कर रहा, हमें ये दिख रहा है कि भाई कि सूजन है बहुत सारा, हमें ये दिखाई दे रहा है कि उसका यूरिन आउटपुट नील है, उसका पेशाब भी नहीं हो रहा, ये दिख रहा है, हमें ये दिख रहा है कि वो हाँफ रहा है, ये दिख रहा है। तो आप डायग्नोस कैसे करेंगे? आप डायग्नोस करेंगे क्या मुझे दिख रहा है, आप डायग्नोस करेंगे क्या वो पेशेंट बोल रहा है तकलीफ अपनी। दैट इज द मेजर डायग्नोसिस एज ए डॉक्टर। अपना डॉक्टर खुद बने उस हिसाब से कि क्या वो बोल रहा है, क्या दिख रहा है, राइट। वो किडनी की वजह से है पता नहीं, लीवर की वजह से है पता नहीं, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, लेकिन ये पता है कि तकलीफ ये है। तो जब भी कभी ऐसी तकलीफ हो जो कि विजुअली दिखती हो, सामने से दिख रहा है, पेशाब नहीं आ रहा, ये विजुअली दिख रहा है, ऐसे तकलीफ में सिर्फ एक ही चीज है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उस तकलीफ को उसी वक्त खत्म करने के लिए, दैट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्लड। ब्लड को रीडिस्ट्रीब्यूट करना। अच्छा, ब्लड को रीडिस्ट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं? बहुत ही आसान तरीका ब्लड को रीडिस्ट्रीब्यूट करने का। तो हमें ये तो पता है कि हमारे बॉडी के जो ज्यादातर ऑर्गन है वो यहीं कहीं है, ये तो पता है, तो यहीं पे ब्लड को भेज देना वापस। और यहां जब भेजेंगे, हर ऑर्गन में ज्यादा ब्लड जाएगा तो जो वाला ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है उस ऑर्गन को स्विच ऑन कर सकते हैं हम, राइट। कैसे? अब मैं जो बताने जा रहा हूं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए कि जैसे यहां पे हम देख रहे हैं कि लॉ ऑफ ग्रेविटी नीचे काम कर रही है, तो पानी नीचे है, हवा में नहीं है। इस वक्त भी हमारे बॉडी में ब्लड है, तो लॉ ऑफ ग्रेविटी काम कर रही है, तो ब्लड नीचे उसे खींच रहा है। और जो लोग जिनका पेशाब नहीं निकलता है तो वो फ्लूइड भी नीचे की तरफ खींचता है, उनके पैर में सूजन आ जाती है, ज्यादा देर तक खड़े रहेंगे, बैठे रहेंगे, दैट इज हाउ। लेकिन एक और फोर्स है जो काम कर रहा है हमारे बॉडी में, दैट इज कार्डियोवास्कुलर फोर्स, जो ऊपर की तरफ खींच रहा है। ऊपर की तरफ कार्डियोवास्कुलर फोर्स खींच रहा है, नीचे की तरफ लॉ ऑफ ग्रेविटी खींच रहा है। इन दोनों के बीच का जो बैलेंस है, अगर वो बैलेंस बना हुआ है तो किसी भी तरह का ट्यूमर, किसी भी तरह का पेन, किसी भी तरह की सूजन या यूरिन आउटपुट का ना आना, ये सारी चीजें नहीं होंगी। अगर वो बैलेंस बिगड़ गया, यानी कि लॉ ऑफ ग्रेविटी का बैलेंस तो कांस्टेंट है, वो तो नहीं चेंज कर सकते। अगर कार्डियोवास्कुलर फोर्स कम हो गया या ज्यादा हो गया तो बैलेंस बिगड़ गया ना। और जब बैलेंस बिगड़ेगा तो एज ए रिजल्ट पेन होगा या फिर सूजन होगी, यूरिन आउटपुट बंद हो जाएगा, ब्रेथलेसनेस होगी, इस तरह की दिक्कतें होंगी। तो क्या हमें करना पड़ेगा कि बैलेंस को वापस ले आओ, बैलेंस को वापस ले आओ, बैलेंस बिटवीन द ग्रेविटी एंड द फोर्स ऑफ कार्डियोवास्कुलर फोर्स, इन दोनों के बीच के बैलेंस को वापस ले आओ। वापस लाने के लिए इसका मतलब ये है कि हमारे जो मुख्य ऑर्गन है वो शायद ठीक से, या तो उनका तालमेल नहीं बैठ रहा या उनमें से कोई ना कोई ऑर्गन ठीक से काम नहीं कर रहा। मैं फिर बोल रहा हूं, उसके लिए डायग्नोस करने के लिए और कोई जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इतना पता है कि हाँ हमारा ऑर्गन यहाँ कहीं है और यहाँ पे खून को वापस में भेज दिया। यहाँ पे अगर खून को आप वापस भेज देते हैं अपने हाथ से, अपने पैर से, भाई जाओ, राइट, अगर ऐसा आप कर पाते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्लड, तो खून के अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज हैं जो उस ऑर्गन को दोबारा से स्विच ऑन कर सकता है,
कब? उसी वक्त। कैसे? राइट। जिस तरह से हमारे हॉस्पिटल में, हिम्स हॉस्पिटल राइट, डेराबस्सी में, पंजाब में है, जोधपुर में, जयपुर में है, जोधपुर में है, तो वहाँ पे इस तरह के पेशेंट आते हैं, नो यूरिन आउटपुट, डायलिसिस में जाना पड़ता है। डायलिसिस एक मशीन का नाम है और उसका काम होता है कि आपका बॉडी पेशाब के रास्ते फ्लूइड निकाल नहीं पा रहा है तो मशीन में उनको डाल दो और मशीन उसको निकाल के देगा। यानी कि उसको हफ्ते में 2 बार 3 बार जाना पड़ता है। जिस तरह से हम पेशाब करते हैं तो वो मशीन उसके लिए वो काम करता है, राइट, ही इज डिपेंड ऑन दैट। तो ऐसे पेशेंट जब आते हैं, हम चाहते हैं कि उसके ऑर्गन में, उसका डॉक्टर बोल रहा है आपका किडनी खराब है, मैं ये भी बोलता हूँ कि किडनी भी खराब है कि नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे सिर्फ एक चीज पता है कि इस आदमी का अगर ब्लड हाथ और पैर से मैं इधर पहुंचा दूं तो काम बन जाएगा।